हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में। और ये लिबरलाइजेशन हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का तीन एलिमेंट्स था, उसमें से हमारा ये पहला है। जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में देखा था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, उसका 3 एलिमेंट था, है ना। यानी कि 3 उसका बेसिक फीचर्स था। पहला था हमारा लिबरलाइजेशन, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हम लोग इसको शॉर्ट में कभी कभी एलपीजी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके हम लोग आज पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन के बारे में। और ये लिबरलाइजेशन टॉपिक बहुत ही लंबा चलने वाला है, तो हम लोग इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लेंगे, ठीक ना। और चूँकि ये भी प्राइवेटाइजेशन भी और ग्लोबलाइजेशन भी है, तीनों का तीनों थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा टॉपिक वाइज डिवाइड करके पढ़ लेंगे, ठीक ना। चलिए, तो आज का हमारा स्टार्ट हो रहा है लिबरलाइजेशन। पहला एलिमेंट क्या है लिबरलाइजेशन का मतलब समझते हैं हम लोग सबसे पहले। यहाँ पे लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स इट्स फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए, जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे ना, जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए तो कंट्रोल आया इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिवनेस नहीं, मतलब कि यहाँ पे ना कॉम्पिटिशन वो नहीं बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बाहरी देशों के ट्रेडर्स को रोक के रखा था कि आप इंडिया में आके नहीं बेच सकते हैं सामानों को। यानी कि पूरी तरीके से हम लोग उस समय पे आत्मनिर्भरता पर काम कर रहे थे और हम लोग किसी भी बाहरी कंट्री के कंपनी को यहाँ पे आना नहीं देना चाहते थे। इससे हुआ क्या, इससे ये तो हो गया कि हम लोग जो अपने कंट्री में सामान जो प्रोड्यूस कर रहे थे उसका बढ़ावा तो हुआ, उसको एक इंक्रीजमेंट तो उसमें हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही पीछे जा रहे थे। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए कंपटीशन बहुत ही ज़रूरी है ना। तो लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा था कि विदाउट कंपटीशन हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अब इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो अपना पैर पीछे खींचा और उसका नाम दिया इन्होंने लिबरलाइजेशन। यानी कि इन्होंने इंडिया के ऊपर जो भी कंट्रोल लगा रखे थे कि बाहरी कंट्री के लोग यहाँ पे बेचने के लिए नहीं आएंगे कोई चीज़, या फिर बाहरी सामान यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो ये जो इन्होंने यहाँ पे कंट्रोल लगा रखे थे, इनको इन्होंने यहाँ से हटा दिया, है ना। कि यानी कि हमारे इकोनॉमी को, हमारे कंट्री को इन्होंने पूरी तरीके से फ्रीडम दिला दिया, यानी कि आज़ादी दिला दिया बहुत ही अलग अलग प्रकार के कंट्रोल से। तो ये लिबरलाइजेशन बहुत ही प्रकार के कंट्रोल को हटाता है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के इकोनॉमी पे लगाया हुआ था, है ना। जिससे कि हमारा अपना खुद का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था और हम लोग अपने ऊपर ही निर्भर थे। लेकिन इनको लगने लगा था कि अब थोड़ा सा अपने इंडियन मार्केट को खोला जाए, इंटरनेशनली इसको लॉन्च किया जाए, ताकि बाकी कंट्री के लोग भी यहाँ पे आके अपना खरीद बिक्री जो भी हो, लेन देन कर सके ये लोग, है ना। तो लिबरलाइजेशन का मतलब यदि एक सेंटेंस में बताया जाए तो ये कह सकते हैं कि जो भी इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर अलग अलग नियम कानून लगे हुए थे जो कि अननेसेसरी था और इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि अब इसको हटाना चाहिए, तभी हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में फैल पाएंगे, वही था हमारा लिबरलाइजेशन। लिबरल का मतलब ही होता है आज़ाद, है ना। लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया कुछ आज़ादी से रिलेटेड। तो आज़ादी यहाँ पे देश से आज़ादी नहीं है, आज़ादी यहाँ पे बाकी कंट्री को ये फ्रीडम दे देना, ये परमिशन दे देना कि अब आके यहाँ पे आप बेच सकते हैं, कोई भी सामान ट्रेड कर सकते हैं, आप पे कोई रोक टोक नहीं होगा। हालांकि रोक टोक तो आज भी है टैक्स के रूप में, वहाँ तो टैक्स लगता ही है। लेकिन आज के रूप में, आज के दौर में ना बहुत हद तक ये सब चीज़ बहुत सही भी चलता है और सटीक चलता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद फिर अ फ्यू लिबरलाइजेशन मेजर वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन 1980 इन एरियाज ऑफ 1980 में, 1980 में कुछ लिबरलाइजेशन मेजर्स लाए गए थे, यानी कि कुछ अलग अलग फील्ड में लिबरलाइजेशन को लॉन्च किया गया था। वहाँ पे थोड़ा बहुत छूट दिया गया था। जैसे कि कौन कौन सा एरिया था हमारा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। आपको मालूम है कि सबसे पहले ना, जब यहाँ पे कोई भी इंसान फैक्ट्री अपना या फिर इंडस्ट्री खोलता था तो उनको लाइसेंस लगता था। लाइसेंस तो हालांकि आज भी लगता है, लेकिन लाइसेंस के पीछे जो ताम झाम करना पड़ता है ना, वो बहुत ही कम हो गया है। यानी कि आपको हर जगह पे भटकना नहीं पड़ेगा, आपका हर काम एक ही जगह पे हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में थोड़ा बहुत छूट दिया गया, है ना। मतलब कि अब जो भी छोटे मोटे लोग भी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं आराम से खोल सकते हैं। उतना ज़्यादा पेपर वर्क भी इसमें नहीं होता है, एक दो मेनली आप कह सकते हैं कि खास होता है, उसके बाद फिर आप अपना खोल सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पे भी काम किया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी काम किया गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी यानी कि कोई यहाँ पे आके अपना सामान बेचेगा, हम भी कहीं जाके बेचेंगे, है ना, इस प्रकार का लाया गया। उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे अलग अलग लाए गए जो कि हमारे पास पहले नहीं था। अब चूँकि हमारा मार्केट धीरे धीरे बाकी कंट्री के लिए भी खुल रहा था,
तो यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी भी आ रहे थे। उसके बाद फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फिजिकल पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि बाकी कंट्री के लोग भी यहाँ पे आके अपना फैक्ट्री ये सब सेटअप कर सकते थे, और हम भी किसी कंट्री में जाके सेटअप कर सकते थे। बस उस कंट्री पे डिपेंड करना चाहिए कि वो हमको परमिशन दे रहा है कि नहीं, जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं, है ना। यदि वो परमिशन दे दिया है तो हम जाके वहाँ पे अपना फैक्ट्री इंडस्ट्री जो भी है सेटअप कर सकते हैं। और फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, देखिए फिजिकल पॉलिसी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। आपको मालूम है कि एक समय पे इंडिया बहुत ही कर्ज में चला गया था, क्योंकि इनको वर्ल्ड बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बहुत ही ज़्यादा लोन लेना पड़ा था, है ना। तो ये जो लोन लेना पड़ा था, क्यों लेना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया था, रेवेन्यू कम था सरकार का, इसीलिए उनको लेना पड़ा था लोन। तो फिजिकल पॉलिसी के तहत ये क्या करेंगे, अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के ऊपर ना कंट्रोल करेंगे, यानी कि एक सुचारू रूप से काम करेंगे। जितना खर्चा करेंगे उतना ही ज़्यादा इनके पास रेवेन्यू भी आना चाहिए। इस प्रकार का आप पॉलिसी कह सकते हैं, वही हमारा कहलाता है फिजिकल पॉलिसी। यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों पैरेलल हमारा चले, दोनों साथ साथ चले, किसी प्रकार का गड़बड़ी यहाँ पे देखने को ना मिले, यही हमारा है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन इंक्लूडेड फॉलोइंग रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन में 1991 के बाद जो है ना, लिबरलाइजेशन में बहुत अलग अलग प्रकार के सुधार लाए गए, उनमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया और जोड़ा भी गया था। जैसे देखा जाए यहाँ पे, तो पहला था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़ा सा उसमें बदलाव किया गया, उसको एडवांस वर्जन उसका क्रिएट किया गया, है ना। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि पैसे कौड़ी से जो रिलेटेड हो उस पर भी काम किया गया। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म, टैक्स से रिलेटेड उन पे भी वर्क किया गया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे भी काम किया गया, यानी कि डॉलर के मामले में आप कह सकते हैं यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के तहत आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक फिक्स नंबर ऑफ डॉलर होंगे, ताकि हम लोग कोई भी सामान खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, इस प्रकार का। ठीक है ना। उसके बाद एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई भी यहाँ पे आके व्यापार कर सकता है, कोई भी आके यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है, सेटअप अपना तैयार कर सकता है। इस प्रकार का लिबरलाइजेशन का मकसद था कि देखिए, लिबरलाइजेशन का हालांकि मकसद यही था कि किस प्रकार से हम अपने इंडियन इकोनॉमी को यानी कि इंडिया के मार्केट को बाकी कंट्री के लिए भी खोला जाए, वो भी बहुत ही कम नियम और कानून के साथ, है ना। ताकि बाकी लोग यहाँ पे आएंगे तो रोज़गार क्रिएट होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ ये होगा कि इंटरनेशनली इंडियन मार्केट भी छा पाएंगे, है ना। तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन का मोटिव। तो लिबरलाइजेशन अलग अलग सेक्टर में लाया गया था, यानी कि अलग अलग सेक्टर में जो भी गलत तरीके से कुछ था, या फिर मान लीजिए कहीं पे कुछ नियम कानून गलत था, तो वो लिबरलाइजेशन के तहत उनको हटाया गया और वहाँ पे एक सही मेजर लाया गया। यही था हमारा लिबरलाइजेशन। उसके बाद लिबरलाइजेशन का बहुत ही अलग अलग आपको यहाँ पे फॉर्म देखने को मिलेगा, जैसे डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके बाद फिर और भी आगे मिलेगा, जैसे नीचे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। उसके बाद फिर आगे मिलेगा आपको मेजर एम ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि बहुत प्रकार के आपको यहाँ पे टॉपिक मिलने वाले हैं। तो हम लोग इन सभी को एक एक करके डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो जो कि आप यहाँ पे पढ़े हैं, यानी कि 1991 के बाद लिबरलाइजेशन में बहुत कुछ इंक्लूड किया गया था, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। इन सभी के ऊपर एक एक टॉपिक ही हमारा बना हुआ है। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक टॉपिक हमारा है, तो उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डीपली डिस्कस भी करेंगे, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास से इन सभी के एक एक टाइप जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।